हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। यह टेस्ट नंबर 19वां है और इसमें जीके जीएस का 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। और इस किसके लिए है तो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए चलाया जा रहा है। साथ साथ में बिहार पुलिस बीपीएससी सरसटी प्री, झारखंड दरोगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीसी बीएससी सीजीएल थर्ड आने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा होने वाला है। ग्रुप डी का मुख्य परीक्षा ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं और रेलवे एनटीपीसी का सेकंड क्या पेपर होने वाला है, तो उसके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन चलता रहेगा, है ना। तो चलिए देर न करते आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो सामूहिक रूप से अगर बात करते हैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कितना? लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो किसके प्रति होते हैं, तो राष्ट्रपति के होते हैं, है ना। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के जिम्मेवार होते हैं। अब बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 74 एवं 75 में क्या हुआ है, मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया है। जिसका प्रधान कौन होता है, तो प्रधान, मंत्रिपरिषद का प्रधान क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद कितना 74 और 75 में क्या गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 74 के तहत क्या करता है, तो राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या करता है, तो मंत्रिपरिषद होगा, है ना। राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। जिसका प्रधान कौन होगा, तो जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति क्या करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये दोनों का क्या होता है, निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इन लोगों का नियुक्ति होता है। तो कौन नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। राज्यपाल के द्वारा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो 75 में क्या किया है, तो नियुक्ति किसके तहत, राष्ट्रपति पर नियुक्ति करता है, किसको, प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है, किसको, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या करते हैं, वो बाकी मंत्रिपरिषद के सदस्य को नियुक्ति करते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार, तो लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की जिम्मेदार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो राज्यसभा कैसे भंग होती है, सभा के कार्यकाल पूरा होने पर, या राष्ट्रपति की 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, या लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो होता है ना, वो एक अस्थायी सदन होता है। कैसा होता है? अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। इसलिए क्या होता है, हर 5 साल पर क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन है। इसको अस्थायी सदन के साथ साथ इसमें क्या, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को पहली बार कि राज्यसभा का गठन किसके अनुसार किया गया, तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में, और 80 में कितना है राज्यसभा, जबकि 81 में किसका है, तो लोकसभा का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा की चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं, तो राज्यसभा को क्या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। और इसके क्या होते हैं, तो अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन इनका प्रत्येक सदस्य जो होता है 2 साल पर क्या होते हैं, 1/3 सदस्य, है ना। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, ये रिटायरमेंट हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, अभी वर्तमान में 245। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 245। इनका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, अनलिमिटेड होता है।
और इनका निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता, निर्वाचन होता है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो एमएलए मतलब विधायक, किसके द्वारा? तो निर्वाचन के द्वारा इनको निर्वाचित करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। और राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यसभा का राज्यों का प्रतिनिधित्व किस में है? तो अनुच्छेद 4 में है। और राज्य की जनसंख्या के अनुसार राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इनके लेखक हैं इग्नाइटेड माइंड के। खुशवंत सिंह क्या है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ। तो कुचिपुड़ी कहाँ नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी उड़ीसा का है। और तमिलनाडु कौन है? तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु। यक्षगान बोमडीला कहाँ था? यक्षगान बोमडीला जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। भांगड़ा कहाँ का? तो भांगड़ा एवं गिद्धा पंजाब का है। जबकि गरबा एवं डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, विश्व लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। जबकि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो 21 जून को अगर बात करते हैं, अगर ज्योग्राफी में चलते हैं, भूगोल में, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ा होता है। और इस घटना को क्या कहता है? कर्क संक्रांति या समर सोलेस्टिक कहा जाता है। 21 जून की घटना को क्या कहा जाता है? तो कर्क संक्रांति या समर सोलेस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया वह थी क्या? ब्रह्मा, विष्णु या बुद्ध या शिव? तो अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जिस मानव की प्रतिमाओं को पूजा किया गया, तो सब बात करते हैं तो हसीन मशूक शाह। तो इसका आंसर कौन हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। क्यों? क्योंकि हसीन मशूक शाह से क्या होता है? ह से होता है हर्यक वंश, स से होता है शिशुनाग वंश, न से होता है नंद वंश, और म से होता है मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो हसीन मशूक शाह से क्या होता है? इन मगध साम्राज्य पर शासन किए थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक पद्मनंद, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। जबकि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। तो मौर्योत्तर काल के बाद क्या हुआ? मौर्य शासन के बाद तो मौर्योत्तर काल आता है। मौर्य काल के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य काल के बाद क्या होता है? मौर्योत्तर काल आता है। उसमें क्या होता है? विदेशी आक्रमण होता है। तो विदेशी आक्रमण, 4 विदेशी आक्रमण होता है। ISPK मतलब इंडो ग्रीक, शक या सिथियन, पल्लव और कुषाण, 4 विदेशी आक्रमण होता है। तो 4 विदेशी आक्रमण, पहला आक्रमण कौन करता है? तो इंडो ग्रीक। शासक कौन था? हिंद यावन का शासक था डेमेट्रियस, जो हार गया था। उसमें शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश के बाद शासन किसने किया था? तो शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग ने उसमें शासन कर रहे थे। फिर क्या हुआ? तो पहली बार लेखयुक्त सिक्का किसने चलाया था? तो पहली बार लेखयुक्त सिक्का इंडो ग्रीक मतलब ISPK। तो इंडो ग्रीक ने ही सबसे पहले लेखयुक्त सिक्का या चित्रयुक्त सिक्का चलाया था। बात करते हैं तो मूर्ति निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो मूर्ति निर्माण का श्रेय
कुषाण शासक को जाता है। मूर्ति निर्माण का श्रेय कुषाण शासक को दिया जाता है। और कनिष्क के काल में प्रथम मूर्ति किसका बनाई गई थी? तो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। कुषाण शासक के काल में सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की बनाई गई थी। और कौन सी शैली में बनाया गया था? तो गांधार शैली में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कनिष्क के शासन काल में प्रथम मूर्ति किसकी बनाई थी? बुद्ध की। तो कैसी शैली थी? तो वह गांधार शैली थी। 3 गो शैली होते हैं, अमरावती शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो मथुरा शैली में किसकी क्या बना था? तो तांबा के घड़ा की मूर्ति मथुरा शैली में बना था। तांबा की घड़ा की मूर्ति मथुरा शैली में, जो भारतीय शैली थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद की रचना के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल-बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी। और ये कब आए थे? तो ये सभी गजनी प्रांत के शासक कौन थे? गजनी प्रांत के शासक मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। कौन कब आए थे? तो 1001 से लेकर के 1027 तक क्या हुआ था? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। और जब वो भारत आए थे तो उसमें अल-बरूनी आए थे, है ना। तो उन्हीं के शासनकाल में अल-बरूनी आए थे और उनके लेखक क्या था? किताब उल हिंद। तो प्रथम आक्रमण कब किए थे? तो 1001 ईस्वी में। किसके शासक, कौन सा शासक थे उसमें? तो प्रथम जो आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ उसमें शासक थे हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। किसके शासक? हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल के खिलाफ इन्होंने प्रथम बार 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 16वां आक्रमण, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है पॉइंट कि 16वां आक्रमण जो 1027 ईस्वी में हुआ था, है ना, वो किसके खिलाफ? तो 1027 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर को आक्रमण के समय लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर को 16वां आक्रमण उसके समय सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसको लूटा था। और 16वां आक्रमण किसके खिलाफ था? तो जाट जनजाति के खिलाफ था। जाट जनजाति के खिलाफ 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। और गजनवी के साथ कितने लोग आए थे? तो 4 लोग आए थे। कौन कौन? तो पहला तो ये रह गया किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, है ना। फिर शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ये भी गजनवी के साथ में आए थे। और तारीख-ए-बैहाकी के लेखक कौन थे? तो तारीख-ए-बैहाकी लेखक उतबी, है ना। शाहनामा के लेखक फिरदौसी और तारीख-ए-बैहाकी के लेखक उतबी, इन्होंने इनके साथ आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। और हसन निजामी की रचना कौन है? क्वेश्चन पूछता है हसन निजामी की रचना कौन है? तो ताजुल नासिर। ताजुल नासिर हसन निजामी की रचना का नाम है। मिन्हास उस सिराज कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिन्हास उस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी मिन्हास उस सिराज ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार का तट। कोरोमंडल तट में क्या होता है? तो कोरोमंडल तट कहाँ है? तो कोरोमंडल तट को उत्तरी सागर भी इसमें आता है। तो उत्तरी सागर, सबसे पहले उत्तरी सागर की बात करते तो उत्तरी सागर का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है? तो महानदी के डेल्टा से लेकर के, महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक, कृष्णा नदी के डेल्टा तक मतलब आंध्र प्रदेश तक, है ना। इस कहाँ है? तो उत्तरी सरकार का तट है। उत्तरी सरकार कृष्णा, उड़ीसा के महानदी डेल्टा से लेकर के कृष्णा नदी तक, कहाँ? डेल्टा नदी तक, कहाँ? पुलिकट झील तक इसका हिस्सा है उत्तरी सरकार का। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट की अगर बात करते हैं तो कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? तो यह पुलिकट झील, पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक, पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल के तट को कहा जाता है। क्योंकि मालाबार तट को क्या कहा जाता है? मालाबार के तट को कन्याकुमारी तट से लेकर के मंगलौर के तट को मालाबार का तट कहा जाता है। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। कनारा का तट अगर बात करते हैं तो कनारा का तट कहाँ है? तो कनारा का तट मंगलौर से लेकर के, मंगलौर मतलब कर्नाटक से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहता है? कनारा का तट कहा जाता है। जबकि कोकण का तट गोवा से लेकर के दमन तक के तट को कोकण का तट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह क्या क्या है? तो कालीमंथन किस द्वीप का अंग है? तो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो क्या नाम है? तो बोर्नियो। और होंशु द्वीप कहाँ है? होंशु, क्यूशु और होक्काइडो कहाँ है? तो यह जापान में है ना। जबकि बोर्नियो द्वीप किसका हिस्सा है? तो एशिया महादेश का हिस्सा है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो एशिया महादेश का हिस्सा है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। लेकिन अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो वह इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। द्वीप का समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, जबकि विश्व का सबसे बड़ा क्या द्वीप ग्रीनलैंड को कहा जाता है। जबकि बोर्नियो को एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है ना। अगर बात करते हैं ग्रीनलैंड को, तो ग्रीनलैंड पर जो ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड पर क्या है? तो ग्रीनलैंड पर अधिकार भौगोलिक दृष्टि से किसका है? तो यूएसए का हिस्सा है। यूएसए का अधिकार भौगोलिक दृष्टि से है, भौगोलिक दृष्टिकोण से यूएसए का अधिकार है किस पे? ग्रीनलैंड पर। तो ग्रीनलैंड क्या है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका अधिकार, भौगोलिक अधिकार किसका है? तो उत्तरी अमेरिका के यूएसए का है। जबकि राजनीतिक अधिकार किसका है? तो राजनीतिक अधिकार यूरोपीय देश किसका? यूरोपीय देश डेनमार्क का है ना। यूरोपीय देश डेनमार्क का किसका है? राजनीतिक अधिकार। एक छोटा सा देश है लेकिन ग्रीनलैंड छोटा सा देश है लेकिन अधिकार ग्रीनलैंड पर करता है। और डेनमार्क की अगर बात करते हैं तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क हमेशा चर्चा में रहता है किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन के लिए। यहाँ पे हमेशा जलवायु परिवर्तन होते रहता है। और डेनमार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की अगर बात करें तो पूरे विश्व में डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेनमार्क। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए। और पूरे विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो डेनमार्क का ही डेयरी उद्योग में पूरे विश्व में प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू जिस खान के लिए प्रसिद्ध है वह है क्या? बाकू क्या है? तो बाकू जिसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। बाकू खनिज तेल या पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं तो बाकू क्या है? तो मध्य एशिया का क्षेत्र है। मध्य एशिया का जो क्षेत्र आता है वो सभी की क्या आते हैं? तो वो सभी खनिज तेल, पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। मध्य एशिया के क्षेत्र को क्या होते हैं? सभी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बाकू क्या है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अगर अजरबैजान की अगर बात करते हैं तो अजरबैजान क्या है? तो एक सागर है कैस्पियन सागर। इसके चारों तरफ 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन? तो अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान यहाँ पे हो गया, और रूस। कौन कौन? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये सभी 5 देश हैं। और कैस्पियन सागर ये 5 देशों से घिरा हुआ है। और कैस्पियन सागर किस में चर्चा रहता है? तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। कौन है? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। जबकि सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील कहाँ है? तो यूएसए में है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में निम्न में से एक की अधिकता की मात्रा में उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मतलब किसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से, यानी नाइट्रेट की अधिकता वाले जल पीने से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और 4-5 और है यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं कि कॉपर की अधिकता वाले जल पीने से क्या होता है? तो कॉपर की अधिकता वाले जल पीने से विल्सन नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। जबकि आयरन वाले अधिकता से जल पीने से क्या होता है? तो लीवर सिरोसिस रोग होता है। कौन? लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। और आर्सेनिक वाले अगर जल पीते हैं तो आर्सेनिक की अधिकता वाले जल से पीते हैं तो क्या होता है? ब्लैक फुट नामक रोग होता है। फ्लोराइड वाले अगर अधिकता से जल पीते हैं तो जिसमें फ्लोराइड की अधिकता होगी तो उससे क्या होता है? अस्थि क्षय होने लगता है एवं दंत क्षय होने लगता है। अस्थि एवं दंत क्षय दोनों होता है फ्लोराइड की अधिकता के कारण, है ना। कैडमियम के कारण कौन सा होता है? तो कैडमियम के कारण
इटाई इटाई नमक रोग होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और Hg पारा वाले अधिकता के जल पीने से क्या होता है, तो मिनी माता रोग होता है ना। मिनी माता रोग किसके कारण, तो पारा की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट का प्रयोग यह विकसित के लिए किया गया था। तो रमन इफेक्ट किसके लिए किया गया था, तो धूप चश्मे के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धूप चश्मे के लिए रमन इफेक्ट किया गया था। और रमन इफेक्ट किसने दिया था, तो सीवी रमन ने, है ना। एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, तो सीवी रमन। इन्होंने प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए, इनको क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए क्या किया था, तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, तो 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किन्हें, सीवी रमन को, है ना। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो भारत के पहला व्यक्ति कौन था जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, भारत के पहला व्यक्ति था जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने क्या होता, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था, तो 1913 ईस्वी में। किस में दिया था, तो किस क्षेत्र में, तो नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें, 6 क्षेत्रों में, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज़ भारत को रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। और बात करते हैं तो कि कैसा बंदरगाह है, तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जो दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, पारादीप बंदरगाह। और उड़ीसा में क्या है, एक चिल्का झील है। कौन, चिल्का, जो सबसे बड़ी खारे पानी के झील के लिए कौन है, तो चिल्का झील है ना। लैगून झील, सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। जबकि सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है, तो सबसे बड़ा मीठा पानी का झील जम्मू कश्मीर में बुलर झील में, है ना। बुलर झील कैसा है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों के भाग नहीं है ना। तो 7 बहनों में कौन कौन है, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड क्या है, ये सभी 7 सिस्टर के नाम से जाने थे। लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें नहीं आता है, इसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता। तो आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग लेखक कौन है। तो अंधा युग के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीयों संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार भारतीय को नहीं दिया गया है, तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, लिंग समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में, और शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है। जबकि सूचना का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार, है ना। सूचना का अधिकार कब मिला है, तो सूचना का अधिकार हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या था, सूचना का अधिकार जो था हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको क्या हुआ, इसको 15 जून 2005 को एक अधिनियम लाया गया। और 15 जून को अधिनियम लाया गया और 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया, है ना। 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू कर दिया गया। कब, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। सूचना का अधिकार जिसको RTI बोलते हैं, ये अधिकार कब से मिला है, तो 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण की प्रक्रिया में वायु में कौन सा घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो शोषण की क्रिया में वायु में कौन सा घटक का मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे हम सांस लेते हैं
तो हमारे सांस लेने से कौन कौन सा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारे रेडियन को छोड़कर सभी जितने भी वायुमंडल में गैस हैं रेडियन को छोड़ करके हम लेते हैं। लेकिन परिवर्तन किस में होता है, वो बोला परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन नहीं होता है किस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन लेते हैं उसमें परिवर्तन होता है, और जलवाष्प लेते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और श्वसन दर कितना होता है, 16 से 18 बार प्रति मिनट हमारा मनुष्य का श्वसन दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कौन था, तो वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक थे, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किया था, या कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। अगर बात करते हैं कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, है ना। कांची कैलाश मंदिर का किसने किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय में है। कैलाश मंदिर दो है, एक एलोरा में शिव मंदिर कैलाश मंदिर जिनका निर्माण कृष्ण प्रथम में, जबकि एक है कहाँ पे, तो कांची में उसमें कांची के पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन, और इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा निर्माता थे, तो बीबी का मकबरा के निर्माता कौन थे, तो बीबी का मकबरा के निर्माता औरंगजेब। बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा का बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो औरंगजेब का बेटा नाम था आजम शाह। औरंगजेब का बेटा का नाम था क्या था, आजम शाह का श्रेय जाता है बीबी का मकबरा का बनाने में। इनकी पत्नी कौन थी, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, है ना, जिन्होंने उपाधि दिया था औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी उपाधि दिया था। और बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आगरा में है ना। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने अपने बीबी के यादगार में ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहां ने। अगर बात करते हैं तो नूरजहां कौन थे, नूरजहां की अगर बात करते हो तो जहांगीर की पत्नी अली कुली बेग की पत्नी विधवा थी मेहरुनिसा, उनसे शादी कर लिए थे नूर जहां, वो जहांगीर के पत्नी थे नूर जहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 1904 में क्रांतिकारियों गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत संस्था का संगठन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में। डेट की अगर बात करते हैं तो 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। और बात करते हैं 16 अगस्त 1946 की अगर बात करते हैं तो क्या मनाया गया था, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। और किसने मनाया, तो इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दिन के दिन ही क्या किए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हम लड़के लगेंगे पाकिस्तान। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 1946 में, जबकि मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 ईस्वी में। कब, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था, जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द 1940 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अगर बात करते हैं तो 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन 42 में आया था। क्रिप्स मिशन असफलता के बाद क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1946 में क्या हुआ था, भारत में कैबिनेट मिशन आया था, है ना, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। 1947 में क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली थी। अगर बात करते हैं 1935 भारत इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, तो 1935 को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसको, भारतीय काउंसिल एक्ट 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है।
कि लगभग यहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं जो संविधान में इसका हिस्सा रखा गया है। तो 1935 भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो 1935 के तहत भारत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई थी। 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई थी, जबकि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई थी। तो 1935 में क्या हुआ था, तो पूर्णतः उत्तरदायी शासन लागू हुआ। तो क्या हुआ, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन, दोहरी शासन लागू किया गया। प्रांत को स्वायत्ता दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। जबकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत, तो 1935 भारत परिषद अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा ही क्या हुआ था, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, है ना, जिसमें क्या हुआ था, तो चुनाव में 8 राज्यों में क्या हुआ था, कांग्रेस का बहुमत हासिल हुआ। 8 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत हासिल हुआ, जबकि 3 राज्य में क्या हुआ था, गठबंधन की सरकार बनी, जबकि मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से हार चुका था। मुस्लिम लीग पूरी तरह से हार गए थे। तब क्या हुआ, जब 1939 ईस्वी में क्या हुआ, तो जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से बिना राय मशवरा लिए ही क्या हुआ, भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, है ना। तो उससे क्या हुआ, कांग्रेस के लोग काफ़ी गुस्सा हुए और उससे क्या हुआ, तो जितने प्रांत में कांग्रेसी लोग नेता थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं बल्कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने क्या थे, तो अपना त्यागपत्र दे दिए थे, इसलिए इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लोगों ने, कि चलिए हम लोगों को मुक्ति मिला, सबने त्यागपत्र दे दिया। फिर क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ, तो 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को कायदे आजम की उपाधि दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था, तो शिमला सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने, है ना। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन का कौन किया था, प्रतिनिधित्व किया था। जबकि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद क्या हुआ था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने कहा, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुउद्देशीय नदी घाटी का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो इसका इकाई होता है ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का इकाई होता है केवल ओम। ये केवल ओम है, प्रतिरोध का इकाई है। जबकि ओम मीटर किसका है, प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई कौन है, तो ओम मीटर। चालकता की इकाई क्या होता है, तो चालकता की इकाई होता है 1/ओम मीटर, 1/ओम। इसको कहते हैं मोह कहते हैं या सीमेन कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। विद्युत चालकता क्या रहता है, तो विद्युत चालकता को का मतलब क्या होता है, 1/1 विशिष्ट प्रतिरोध। इससे 1 ओम मीटर या मोह या सीमेन कहा जाता है। विद्युत धारा किस ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है, तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन है, तो क्रेब्स चक्र, है ना। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है, 36 एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या आता है, तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है किसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद किसके तहत? 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बिटरनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिटरनिन के कारण चुकंदर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग किस कारण? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का लाल रंग बिटरनिन के कारण, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण? तो कैप्सेनमिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनमिन के कारण। जबकि सेव का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइबोफ्लेविन के कारण। सेव का लाल रंग राइबोफ्लेविन के कारण। जबकि आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। जबकि पत्ती का पीला रंग किस कारण? तो कैरोटीन के कारण होता है। फूल का पीला रंग क्या होता है? तो ज़ैंथोफिल के कारण। फूल का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिकोजेंथीन के कारण। क्या? कैरिकोजेंथीन के कारण पपीता का पीला रंग। जबकि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग होता है कुकुरमीन के कारण, है ना, कुकुरमीन के कारण हल्दी का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? किन लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो अस्ट्रांसियम एवं बेरियम, है ना, अस्ट्रासियम एवं बेरियम के कारण। अस्ट्रांसियम में लाल रंग में अस्ट्रांसियम, जबकि हरा रंग में बेरियम का प्रयोग किया जाता है। यानी बेरियम के कारण कैसा होता है? लाल रंग, हरा रंग बेरियम के कारण, जबकि अस्ट्रांसियम के कारण लाल रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर में कौन सी लसिका कोशिकाएं बनती हैं? स्प्लीन में बनता है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं किस में बनती है? तो स्प्लीन में। अगर बात करते हैं स्प्लीन को क्या नाम से जाना जाता है? तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या इमरजेंसी ब्लड बैंक, है ना, इसको किसको नाम से? स्प्लीन को ही जाना जाता है। इमरजेंसी ब्लड बैंक स्प्लीन के नाम से ही, स्प्लीन को ही कहा जाता है। यकृत की अगर बात करते हैं तो यकृत को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि कौन है? तो अग्न्याशय है। अग्न्याशय कैसा है? एक मिक्स ग्लैंड है। कैसा है? एक मिक्स ग्लैंड है। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? तो अग्न्याशय से अल्फा बीटा एवं डेल्टा सेल निकलता है। किससे? अल्फा एवं बीटा एवं डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल से क्या मिलता है? तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। जबकि बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और डेल्टा सेल से क्या होता है? तो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो बात करते हैं, तो बीटा सेल से अगर बात करते हैं, जो इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन? मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटस किस कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ इथिलीन पर गुब्बारा पृथ्वी के सिर से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई में पर जाने से क्या होगा? तो वायुमंडल की ऊंचाई से जाने से क्या होगा? तो गुब्बारा के माप में वृद्धि हो जाएगी और गुब्बारा फट जाएगा, है ना। गुब्बारा के माप में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाएगा और गुब्बारा फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धूल कण, है ना। धूल के कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन कितना? तो 76%। ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। बाकी में अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से किसका एक उत्पन्न होता है?
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो ओजोन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ओजोन। और ओजोन क्षरण किसके लिए जिम्मेदार है, तो पराबैंगनी किरण को रोकने में कौन मदद करता है, तो ओजोन। ओजोन परत, ओजोन लेयर जो होता है पराबैंगनी किरण को रोकने में मदद करता है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो तापमान में बढ़ने में पर वायु में ध्वनि का वेग होता है वृद्धि। वायु में ध्वनि वेग से क्या होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन सही नहीं कौन है, तो आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, जब आर्द्रता बढ़ता है तो क्या होता है, ध्वनि का वेग, घनत्व घट जाता है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो यह ध्वनि का वेग कम है तो ये गलत हो गया, यानी ये सही है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 0.61 सेंटीमीटर की क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है कि अगर हम आर्द्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है और ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आर्द्रता बढ़ने के कारण घनत्व कम हो जाता है और ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जबकि दाब बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दाब हम बढ़ा देंगे तो ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी वाला भी सही है। और गैसों का अनुभार अगर बढ़ जाता है तो गैसों का अगर अनुभार बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है ना। अगर इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं, माध्यम में प्रत्यास्थता अगर बढ़ाते हैं तो घनत्व का वेग बढ़ जाता है, घनत्व वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। तो दूध में विटामिन बी नहीं होता है, ये गलत है। दूध में विटामिन बी होता है, तो ये सही नहीं है, बाकी गलत है। दूध में विटामिन बी नहीं होता है। अगर बात करते हैं तो दूध में कौन कौन से विटामिन है, तो दूध में विटामिन सी एवं आयरन की कमी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं है, तो सी एवं आयरन, लोहा की कमी के कारण होता है। क्या होता है, तो अगर 6 महीने तक दूध का सेवन करते हैं तो क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो शरीर में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यानी विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी, है ना। विटामिन सी की कमी हो जाता है तो स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अस्कॉर्बिक एसिड। और आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक रोग होता है एनीमिया, है ना। एनीमिया आयरन की कमी से, खून की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है। तो ऑक्टोपस क्या है, एक संधिवाद है, एक शूलचर्मी है, एक हेमिकोडोटा है, एक मृदुकवची है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदुकवची होता है, एक ऐसा है। तो ऑक्टोपस कहाँ रहता है, तो पानी में रहता है। एक ऐसा जंतु है, तो मांसाहारी जंतु है। ये कहता है क्या होता है, ये भूख लगता है तो क्या होता है, बहुत जहरीला होता है, भूख लगता है तो किसी को भी, जीव जंतु को भी खा लेता है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन है। तो सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। किसने, सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष। और 4.2 क्या है, तो 4.2 प्रकाश वर्ष सूर्य से प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी है। अगर बात करते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस सबसे चमकीला तारा है ना। सबसे चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन है। तो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह
कौन है? तो पहला हो जाएगा सूर्य से दूरी के अनुसार, पहला हो जाएगा बुध, फिर दूसरा हो जाएगा शुक्र, फिर तीसरा हो जाएगा पृथ्वी, चौथा हो जाएगा मंगल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शुक्र, है ना, वीनस इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा, पांचवा क्या होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सीक्वेंस पूछता है कभी कभी। अगर बात करते हैं तो 22 दिसंबर को क्या होता है? तो 22 दिसंबर को शीत संपात होता है, मकर संक्रांति होता है, जिसे विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। और 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को शीत ग्रीष्म संपात कर्क संक्रांति होता है, पहले बताए थे। 21 जून को कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक कहा जाता है। और 21 मार्च को क्या होता है? तो 21 मार्च को क्या होता है? तो बसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा जाता है। इस पर क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना, 22 और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को बसंत विषुव या 21 मार्च को बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा जाता है, जबकि 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म संपात किस तिथि को कहा जाता है? अभी बताएं, ग्रीष्म संपात किस तिथि को कहा जाता है? तो 22 दिसंबर को शीत संपात, 22 दिसंबर को शीत संपात, जबकि 21 जून को ग्रीष्म संपात कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है? तो बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भाग परतों में बांटा गया है। इन्हें किसने कहा था? तो एडवर्ड स्वेस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडवर्ड स्वेस ने ही सियाल, सीमा और निफे, है ना, 3 भागों में बांटा था। किसने? एडवर्ड स्वेस ने। पृथ्वी को 3 भाग में सियाल, सीमा और निफे किसने बांटा था? तो एडवर्ड स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ऑब्सीडियन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, गैब्रो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और बैथोलिस भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो नहीं कौन है? तो डोलामाइट। डोलामाइट किसका है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। डोलामाइट किसका है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो। तो ये रहा आज का 40 क्वेश्चन का महा डिस्कशन। अगर यह डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।